है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा वो जो वर्कशीट मैंने दिया था अभी नहीं हुआ है। नो बेटा वो जो वर्कशीट मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ पूछने को तो नहीं है? यस, ओके। लिसन, देखिए बेटा वर्कशीट में चेक करो, ये क्वेश्चन किस पेज पे है? पेज नंबर 10। सुने, बस एक दफा में सारा डिटेल डिस्कस हो जाए जल्दी से। तो आई होप बच्चों को याद होगा कि जो कंपोनेंट पी है, कंपोनेंट पी ये क्या चीज है? हाँ बेटा, कंपोनेंट पी क्या है बच्चों? ये कार्बन ब्रश है। और कंपोनेंट क्यू क्या है? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स को यूज करने का पर्पस क्या है? वायर्स की ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करना। ये सब कर लिया था। अब अच्छा है कि क्वेश्चन सामने आ गया। देखिए पहले तो ना ओ लेवल के कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में सीआरओ की इंटरनल सर्किट थी पूरी, सीआरओ कैसे फंक्शन करता है वो था। अब नहीं है वो, अब सिर्फ सीआरओ के ट्रेसेस पढ़ने आने चाहिए। तो मैं डिटेल से बता रहा हूँ, जरा देखना, थ्रू दिस क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा। फिर किसी दिन सीआरओ के और क्वेश्चन लेके इसको और डिटेल कर लेंगे। सीआरओ की फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल वेव्स को डिस्प्ले करता है। इसका यूज क्या है? ये वोल्ट मीटर है और ये टाइम मेजरिंग डिवाइस भी है। इट कैन मेजर वोल्टेज, इट कैन मेजर टाइम इंटरवल्स। फंक्शन कैसे करता है वो जरा देख लो। सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड ग्राफ। स्विच ऑफ भी कर देंगे तो जो ग्रिड बनी हुई नजर आ रही है ना, ये स्क्रीन पे प्रिंटेड ग्रिड है। जब इसके ऊपर कोई डिस्प्ले आता है तो हम इसके जो इसका वाई एक्सिस है, ये इसका वोल्टेज एक्सिस होता है। आप इसको एक ग्राफ पेपर की तरह ट्रीट करें। इसका वाई एक्सिस वोल्टेज एक्सिस है और इसका एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है। जिस तरह कोई ग्राफ बनाते में आप स्केल सेट करते हो ना, मेरा 1 ब्लॉक इतना शो करेगा, 1 cm इतना शो करेगा, इसी तरह यहां पर भी इसके y एक्सिस का एक स्केल सेटिंग होती है, इसका x एक्सिस स्केल सेटिंग होती है। एंड हाउ डू वी से दैट? नॉब्स होती हैं डिवाइस के ऊपर, जैसे फैन का डिमर होता है ना, ऐसी नॉब्स होती हैं, घुमाते जाओ स्केल बदलता जाता है। इसके y एक्सिस के स्केल को जो कि वोल्टेज कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं वाई गेन। वाई गेन, वोल्टेज गेन भी कहते हैं वैसे। और जिसका x एक्सिस का जो होता है उसको टाइम बेस कहते हैं, ठीक है। और उसकी सेटिंग आपको मिलती है या कभी कभी आपसे पूछी जाती है। फर्स्ट करो, इसमें उन्होंने कहा जनरेटर के आउटपुट को सीआरओ पे इनपुट में दे दिया, यानी सीआरओ को इनपुट कर दिया। सीआरओ ने जनरेटर का आउटपुट ये डिस्प्ले किया। अब हम क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, हम इस सिग्नल को रीड करते हैं। सिग्नल क्या है? मेरे साथ साथ है ना, जो चीजें मैं ऐड कर रहा हूं कर लो तो अच्छा है साथ साथ में। बेटा ये बताओ देख के कि आपके ख्याल में जो सिग्नल बन रहा है ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है या डीसी सिग्नल है? तो सबसे पहली डिटर्मिनेशन ये कि ये एसी सिग्नल डिस्प्ले हुआ है, यानी जनरेटर इज प्रोड्यूसिंग एसी सिग्नल। पहली बार डिसाइड हो गई देख के, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब दूसरी चीज देखते हैं, ये बताएं इस वेव का एम्पलीट्यूड इसी को लोगे ना, जो एम्पलीट्यूड है क्या उससे हम पीक वोल्टेज निकाल सकते हैं? तो गौर से देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है, इसकी वैल्यू डिविजन्स में देखें, सेंटीमीटर्स में देखें तो चेक करते हैं, यहां से देखते हैं। देखो बेटा, कहने से ये 1 सेंटीमीटर है,
इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 एन। इसका मतलब है कि y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो पीक आ रही है वो 3.5 सेंटीमीटर की पीक आ रही है। अगर ऐसा है तो 3.5 सेंटीमीटर कितना शो करेंगे ये हम देखते हैं स्केल में जाके। चेक करने बेटा स्केल क्या है, 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। अगर 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर है तो क्या मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ लो इसको, तो ये बनता है 17.5। इसका मतलब आपका जो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है वो 17.5 वोल्ट है। बच्चों को मसला है कोई इसमें? नहीं ना। अगर बेटा ये वाई गेन जो लिखा हुआ है वाई गेन, अगर ये वाई गेन होता 10 वोल्ट्स पर सीएम तो हम क्या करते हैं इसको 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 फॉर दिस केस। ठीक हो गया। तो हमने वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू निकाली वोल्टेज मैक्स की। अब देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें देखना है एक साइकिल का लेंथ कितना है। मुझे बताना देख के, अगर मैं कहता हूं एक साइकिल यहां से मैं शुरू कर रहा हूं अपने लिए, तो क्या वो यहां पूरी हो गई है? अच्छा यस, देखो बेटा एक साइकिल जो यहां से शुरू हुई है वो तो यहां जाके पूरी हुई है ना। जिसको मैंने पहले शो किया था वो तो हाफ अ साइकिल है ना। तो इसका मतलब वन साइकिल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड्स एट दिस पॉइंट, ऐसा है। चेक करें एक साइकिल की लेंथ कितने सेंटीमीटर में आ रही है। राइट 4 सेंटीमीटर, मार्क लगाते हैं इसको। क्या हम कह सकते हैं कि जी यहां से लेके यहां तक जो वन साइकिल है, वन साइकिल ये 4 सेंटीमीटर की एक साइकिल है टाइम एक्सेस के ऊपर। तो अब अगर हम टाइम एक्सेस के ऊपर पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेज वन साइकिल्स लेंथ। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर। ऊपर देखते हैं ये टाइम बेस कितना गिवन था, चेक करने में टाइम बेस क्या गिवन है। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिली सेकेंड है, याद रखना। तो क्या हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बन गया 8 मिली सेकेंड्स। यानी जो जेनरेटर आउटपुट दे रहा है उस आउटपुट की वोल्टेज की पीक 17.5 वोल्ट्स है और जो टाइम पीरियड है इसका आउटपुट का वो है 8 मिली सेकेंड्स। अच्छा एक एडिशनली काम और कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड पता चल जाए जनरली, तो क्या हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल निकाल सकते हैं। वो क्या बनता है 1 डिवाइडेड बाय द पीरियड। 1 डिवाइडेड बाय पीरियड बनता है 1 डिवाइडेड बाय द वैल्यू वी हैव फाउंड। वो क्या है 1/8। 1/8 बनता है 0.125 तो 125। ये बनेगा बेटा 125। कंफर्म कर देना बच्चों। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। पहले में कहा था वोल्टेज की पीक वैल्यू बताओ, फिर कहा था कि टाइम पीरियड निकालो और फिर कहा था फ्रीक्वेंसी बताओ। वर्कशीट में लास्ट क्लास में दिया है। और भी कोई एब्सेंट था लास्ट क्लास में? हारून गाड़ी तक तो मैं नहीं, बल्कि सॉरी ऑफिस में रख के आया मैं, वो फैकल्टी रूम में उस पे सीट के ऊपर रखा हुआ है पैकेट, तो उसमें से कुछ 4-5 बच्चे हैं जो नहीं। हाँ बच्चों डन है फर्स्ट पार्ट। अच्छा ओके। वो कहते हैं ओके राइट अ लेटर एक्स ऑन द ट्रेस टू इंडिकेट वन पॉइंट वेयर द कॉइल इज वर्टिकल। चलो इधर आते हैं, गौर से देख के बताओ बेटा। डिटेल में डिस्कस किया था हमने। इस वक्त बताएं देखने में कॉइल हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? लिखा हुआ भी है वैसे हॉरिजॉन्टल है। अगर ये कॉइल हॉरिजॉन्टल है तो इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अब खुद सोचो जब ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगा तो उस वक्त ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। उसने कहा है बताओ कि वर्टिकल कब है, तो हमारे लिए इंडिकेशन क्या है, हमारे लिए क्या पहचान है कि वर्टिकल होगा तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो इस पूरे ग्राफ पे जहां कहीं पे भी ईएमएफ 0 है वहां पे दिखा दें पॉइंट। जैसे कि मैंने आप यहां पे दिखा दें, आप यहां दिखा दें एक्स, आप यहां दिखा दें एक्स, आप यहां दिखा दें, अलाउड है कहीं भी। तो आप ऐसा करें इसके साथ वर्ड्स में लिख लें एनी पॉइंट एट विच ईएमएफ इज 0, एक्स
is any point where EMF is 0. बेटा कुछ और था इसमें पूछने को? नो? सब डन हो गया है? हटा दूं? चलो बेटा, अगर ये सब डन हो गया तो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू यूनिट, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। आप तेजी से इस सेक्शन को, कोर फिजिक्स में ये लास्ट सेक्शन है। इसके बाद स्पेस फिजिक्स आएगा, छोटा सा एक पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में से। चलो ले आओ, ज्यादा के लिए ले आओ यार, क्या मसला है? अच्छा ओके, तो बेटा यहां से बच्चों वी आर स्टार्टिंग नया यूनिट, द नेम इज न्यूक्लियर फिजिक्स। चलो बेटा जरा तेज तेज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। ओह पता नहीं क्या है, दोबारा से ऑन कर देता हूँ उसको। चलें। चलें स्टार्ट करते हैं। सो बेटा इससे पहले कि मेन यूनिट स्टार्ट करें, मैं साइड में कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, अपने पास आप लोग भी लिख लो। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं थोड़े बहुत। सबसे पहले ये कि एक टर्म है न्यूक्लियॉन। इसका मीनिंग है बच्चों पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मेनली कौन से दो पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तेज तेज जल्दी से। एक टर्म है न्यूक्लियाइड। आपने आइसोटोप्स तो सुना ही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। उन्हीं एटम्स के न्यूक्लियाई को हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। मतलब न्यूक्लियाइड्स आर आइसोटोप्स, बस न्यूक्लियाई विद द सेम प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। लिख लो लिख लो लिख लो। न्यूक्लियाई with same proton and different neutron number. All right. और चीजें देखो बेटा, जिसको आप केमिस्ट्री में चार्ज नंबर, मास नंबर कहते हैं, उसको हम यहां पे प्रोटॉन नंबर, वही चीज प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। सो प्रोटॉन नंबर एंड
न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर सेम क्वांटिटी, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, राइट। बेटा किसी प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.66 10 टू द पावर -27 kg है, याद नहीं करना, गिवन होगी। ओके, किसी इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसकी वैल्यू 9.11 10 टू द पावर -31 kg है। सो अगर किसी प्रोटॉन को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन से तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, और अगर किसी न्यूट्रॉन को कंपेयर करें तो ये रफली 1842 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। मीनिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास में कोई 6 इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है, राइट। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम मास ऑफ प्रोटॉन को अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू को 1836 और 1842 की बजाय 1840 पे राउंड ऑफ करके इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ओके, राइट। ठीक है बेटा, बच्चों अब सबसे पहला प्रॉपर डिटेल कॉन्सेप्ट, ये सारी सपोर्टिंग डिटेल थी, मैं इसमें और मज़ीद डाल दूंगा अभी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ के बाद मैं पहला प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। आपने न्यूक्लियर फिजिक्स की हेडिंग के बाद पहली सब हेडिंग लेनी है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इस सब हेडिंग में एक ब्रैकेट में भी चीज लिख लो जो इसका एक और नाम है आपके कोर्स में, वो है गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, नहीं नहीं, अच्छा, सही है, फॉलो करना बेटा एक स्टेप पे इसको। बच्चों ये जो गाइगर मार्सडन है ये एक एक्सपेरिमेंट के रिसर्च असिस्टेंट्स थे रदरफोर्ड की लैब में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले पर्पस सुन लेना एक्सपेरिमेंट का क्या था। इस एक्सपेरिमेंट से पहले, क्योंकि इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब दिस डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी, आइडिया नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस भी है या नहीं है, या एटम के लिए बहुत मुख्तलिफ लोगों के हाइपोथेटिकल आइडियाज थे। ये क्लियर नहीं था कि एटम का शेप कैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक यूनिट्स हैं वो किधर हैं, किस तरह से हैं। उस वक्त इनका ख्याल था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है। आप जब तक इसको अच्छे से विजुलाइज नहीं करेंगे ना तो ये बात आगे समझ नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंट तो छोटा सा है लेकिन उसका बैकग्राउंड पहले देख लें। उन्होंने समझा था कि एटम एक सॉलिड मोटा सा स्फीयर है, भरा हुआ है उसके अंदर मास, मैसिव स्फीयर,
और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल कंट्रीब्यूट करते होंगे मास को, ऐसे, ऐसा ख्याल था। ये नहीं पता था कि ऐसा नहीं है, बल्कि जैसा आप जो जानते हो कि एटम का सारा मास है वो उसके छोटे से सेंटर के अंदर है और बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो बिल्कुल लाइट होते हैं। तो ये नहीं पता था उस वक्त एटम एक सॉलिड स्फेयर की तरह है, ठीक है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली जो कि अल्फा इमिटर थी। एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, एक रेडियो एक्टिव सैंपल दैट इमिट्स अल्फा पार्टिकल। अभी हमने पढ़ना है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स अभी सिर्फ ये बात बताने के लिए बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल एक कंपोजिट पार्टिकल है, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं जैसे हीलियम का न्यूक्लियस। सो इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यानी इसका मास तकरीबन 4 प्रोटॉन्स के बराबर का मास है, राइट। सो 4 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन या 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है अल्फा। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि एक सैंपल ले लिया रेडियो एक्टिव जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, एक्सपेक्ट किया कि इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स बाहर आएंगे वो सीधे उन्होंने रास्ता दिखा दिया इनको ऐसे कि वो यहाँ निकलेंगे। वैसे तो रैंडमली हर तरफ निकलते हैं, बट यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट आ रहे हैं उनको देखा। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते एयर में उनका, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल को टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं, 6, 7, 8 सेंटीमीटर एट मैक्स रुक जाते हैं उसके बाद, राइट। अगर किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में से अल्फा पार्टिकल निकलते हो तो 6, 7, 8 सेंटीमीटर के बाद अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रैंडेड है, नो एनर्जी लेफ्ट। अब इधर उधर कोई पार्टिकल यहाँ हिट करेगा तो वहां निकल जाए, कोई यहाँ हिट करे तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो वो तो रुक जाएंगे फौरन से 6, 7, 8 सेंटीमीटर में। इन्होंने क्या किया, पूरा चैम्बर इवैक्यूएट कर दिया, समझें, यहां पे पूरा रास्ते बंद कर दिए, कुछ ऐसा कि आपके पास यहां कोई भी इमिशंस यानी कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, इवैक्यूएशन है इस पूरे सेक्शन में। इस पूरे सेक्शन में वैक्यूम कर दिया, एयर बाहर निकाल दी सेक्शन से, ठीक है बेटा। अब अल्फा पार्टिकल यहां पे इस तरह से करें। अच्छा, मैं फिलहाल ये हटा रहा हूं वरना चीज तंग करेगी, बस समझ लो कि सब जगह कंप्लीटली हमारे पास वैक्यूम है। अब अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के रास्ते में ना तो इन्होंने प्लेस कर दिया एक डिटेक्टर। ये डिटेक्टर हमें ये देगा कि अल्फा पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, मतलब ये डिटेक्ट करेगा हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स रीच दिस पॉइंट। सो शुरू में इन्होंने डिटेक्शन ले ली कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे पहुंच रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ देम आर कमिंग, नो वन इज देयर टू स्टॉप देम, सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये डिटेक्टर है। अब तो बड़े मॉडर्न डिटेक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उस वक्त का ये प्रिमिटिव डेज का एक डिटेक्टर था, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सो ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, दरमियान में प्लान किया गोल्ड की प्लेट रखने का, गोल्ड फॉयल रखने का। अब गोल्ड खुद क्या है, गोल्ड के नंबर्स क्या है बच्चों, गोल्ड होता है AU, नंबर होते हैं 79 और 197। ओके, यानी जो गोल्ड है उसका मास कितना होगा, एक एटम का गोल्ड का मास होगा 197 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन तकरीबन, राइट। और अल्फा का क्या था, सिर्फ 4, और ये कितना है 197। इसका मतलब गोल्ड का जो एटम है वो मच हेवियर देन अल्फा पार्टिकल है। इन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर ये दरमियान में एक गोल्ड फॉइल ला के रख दें, फॉर एग्जाम्पल यहां पे गोल्ड फॉइल ला के रख दें, तो गोल्ड फॉइल में क्या होगा भाई, एक के बाद एक एटम ऑफ द गोल्ड होंगे। सॉलिड्स वर नोन टू हैव कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, उनका अंदाजा था कि इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स वॉल टू वॉल जुड़े हुए होंगे, छोटा मोटा गैप होगा जिसमें वाइब्रेट कर सकते हैं। सो उनका अंदाजा कुछ ऐसा था कि गोल्ड के पार्टिकल्स एक के बाद एक कुछ ऐसे ज्वाइंट होंगे जैसे कि ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के, उनके ख्याल में गोल्ड के एटम्स हैं, और ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं छोटे छोटे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। सो ये जो मैंने बनाए ये गोल्ड के एटम्स जो वो विजुअलाइज कर रहे थे, भाई नेकेड आई से, अनएडेड आई से देख तो नहीं सकते ना एटम्स को, लेकिन ख्याल था कि गोल्ड ऐसे ही होगा, इसी तरह से होगा। और जाहिर इनका मास कितना है 197 टाइम्स द प्रोटॉन्स मास, न्यूट्रॉन्स मास। और ये जो मासूम सा पार्टिकल है अल्फा, इसका मास कितना है 4 टाइम्स द मास ऑफ
तो उनका ख्याल ये था कि जाके टक्कर खाएंगे तो अल्फा पार्टिकल को वो रोक ही लेंगे, जाहिर है इतना मोटा पार्टिकल है सामने तो रोक ही लेगा, जगह है नहीं निकलने की। उनका अंदाजा था कोई हार्डली ऐसा होगा कि कोई एक आध अल्फा पार्टिकल दरमियान गैप में हिट करके यहां से निकल पाएगा, बाकी तो सब रुक जाएंगे। तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया था कि अगर वो अल्फा पार्टिकल की सोर्स रखे हैं गोल्ड फॉइल के सामने तो डिटेक्टर के ऊपर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि सब के सब अल्फा पार्टिकल रुक जाएंगे। समझ रहे हो बेटा? बट टू देयर सरप्राइज हुआ कुछ बहुत मुख्तलिफ। हुआ क्या कि जब इन्होंने यहां से गोल्ड फॉइल नहीं लगाई थी, गौर से सुनना बेटा, थियरी है, मैथ नहीं है इसमें। जब गोल्ड फॉइल नहीं लगाई थी तो डिटेक्टर पे जो रीडिंग आ रही थी गोल्ड फॉइल लगाने के बाद भी तकरीबन वही रीडिंग आ रही थी। अब बताएं इसका रिजल्ट आप क्या बनाएंगे? व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल? आर दे स्टॉप्ड और दे आर नॉट स्टॉप्ड? मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू इट। तो उन्होंने पहला रिजल्ट ये निकाला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो आ रहे थे वो गोल्ड फॉइल से पेनिट्रेट थ्रू करके निकल गए। ये पहला रिजल्ट है। इस रिजल्ट को कंक्लूड कैसे किया उन्होंने कि क्यों ऐसा हुआ? भाई वो तो हैवी पार्टिकल्स हैं। सो व्हाट हैपेंड टू देम? तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं अगर ज्यादातर पास हो गए हैं तो इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब ये कि जो एटम हम समझ रहे हैं कि इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर नहीं रहा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस दैट वी थिंक ऑफ एटम इज ऑक्यूपाइंग, इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग। मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस दैट वी थिंक ऑक्यूपाइड है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, खाली एम्प्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ये वाला सिनेरियो है, गौर से देखना बेटा। मोस्ट ऑफ द स्पेस दैट एन एटम अपेरेंटली ऑक्यूपाइज, हमारे लिए वो असल में खाली पड़ी हुई है और अल्फा पार्टिकल मजे से उसमें से निकल पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग ये पहला कंक्लूजन हुआ है, मैं पहला रिजल्ट रिपीट कर रहा हूं। रिजल्ट बेटा ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे थे। उस पर कंक्लूजन ये बना कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अनऑक्यूपाइड, एम्प्टी। अब इस पे दूसरा कंक्लूजन क्या है? अगर किसी मास का सारा हिस्सा खाली हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री मास है किधर? फिर एट सेंटर। सो सेकंड कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज ऑल कॉन्सेंट्रेटेड एट एन एक्सट्रीमली स्मॉल सेंटर दैट दे लेटर नेम्ड द न्यूक्लियस। इज दैट ओके? तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया कि एटम एक न्यूक्लियर एटम है, एटम एक न्यूक्लियर यूनिट है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। यहां से पता चला था न्यूक्लियस। इज दैट ओके? और ये कि न्यूक्लियस का साइज एटम के टोटल साइज के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आसानी से निकल जा रहे थे। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? तो इन्होंने यहां डिस्कवर कर लिया न्यूक्लियस को। कोई मसला है? इसके बाद इन्होंने यहां से जो डिटेक्टर है ना, ये जो डिटेक्टर है बेटा, ये डिटेक्टर, इन्होंने इस डिटेक्टर को यहां से इधर उधर घुमा के देखा एंड दे फाउंड, इसको यहां रखा तो कोई खास इमेज, कोई रीडिंग्स नहीं आ रही थी, नो अल्फा पार्टिकल रीच्ड। फिर इन्होंने यहां रखा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर यहां रखा, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक से जब कभी इन्होंने डिटेक्टर को घुमा के यहां कहीं रखा ना तो कुछ इमिशंस आ रही थी, यानी कुछ रेडिएशन में कुछ रीडिंग्स मिल रही थी, जिसका मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो निकल रहे हैं लेकिन कुछ बहुत ही कुछ थोड़े से अल्फा पार्टिकल हैं जो यहां से बाउंस बैक कर रहे हैं, कुछ ऐसे या कुछ ऐसे, यानी डिविएशंस ओवर एंगल्स मोर देन 90 टू देयर ओरिजिनल पाथ। ये बात क्या सिखा रही थी? ये बात ने ये सिखाया कि वो जो छोटा सा सेंटर आप समझ रहे हो जिसमें सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि आने वाला अल्फा पार्टिकल वाज नोन टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। पता था कि वो पॉजिटिव चार्ज है। इज दैट ओके? तो यहां इस पूरे एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। इस बात के साथ पता चला था कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करता है, राइट? लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि अगर सेंटर में सारा मास है और वो पॉजिटिव भी है तो इसका मतलब कोई नेगेटिव पार्टिकल्स भी आसपास हैं, अदरवाइज एटम पे भी चार्ज होता। मेरे आपके लिए एटम चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल, यानी नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। तो मैंने यहां पे डायग्राम बनाई, जरा देखना बेटा, ये क्या लिखा है? पार्टिकल्स डिविएटेड ओवर एंगल्स। बात समझ में आ गई? सो ये सारा था डिटेल गाइगर मार्सदेन एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव। मैं आपसे कहूं इसमें देखो सभी कुछ तो पता चल गया। इसमें ये पता चल गया कि एटम का सारा स्पेस खाली पड़ा होता है,
सारा मास यानी मोस्ट ऑफ द मास जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो सेंटर में होता है, जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल है। फिर ये पता चल गया कि जो बाकी खाली स्पेस है वो असल में खाली नहीं है, उसमें बहुत ही लाइट नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। और कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल किसी नेगेटिव पार्टिकल से दूर हो तो दूर रहता है या अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब उसको एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सर्कुलर मोशन में रहना पड़ता है। इसका मीनिंग वो जो लाइट पार्टिकल है नेगेटिव, वो सुकून से नहीं है बल्कि वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर बेटा वो रिवॉल्व ना करता होता ना बच्चों, अगर रिवॉल्व ना करता होता तो वो तो अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो वो अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कोई सी फोर्स बन के यूज हो रही है। आपको पता है वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन जाके डाइव नहीं कर रहा अंदर की तरफ, बल्कि वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने तो सभी कुछ स्ट्रक्चर बता दिया एटम का, कि एटम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, सभी कुछ पता चल गया ना। लेकिन इसका नाम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रखा क्योंकि इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी। बच्चों ने हेडिंग लिए, मैं ब्रीफली लिखवा रहा हूं बेटा, लेकिन बाकी नोट में भेजूंगा डायग्राम के साथ, ठीक है ना। ब्रीफली इसकी डिटेल लिख लो, जल्दी जल्दी से लिख लो अपने पास के ओके चल सही है, कोई बात नहीं। चलो बेटा स्टार्ट करो। ऐसा लिखो कि an alpha particle emitting an alpha particle emitting radioactive source an alpha particle emitting radioactive source radioactive source is placed in front of a detector is placed in front of a detector in an evacuated chamber in an evacuated chamber in an evacuated chamber। ठीक है बेटा, ऐसा लिखो बच्चों कि a gold foil is placed between the two between the two चलें नई लाइन में लिखें, most of the incident alpha particles most of the incident alpha particles were observed to pass through the foil with no or negligible deviations were observed to pass through the foil with no or negligible deviations। ठीक है बेटा, which concluded
that most of the space an atom occupies is empty. Is empty. And the total mass is all concentrated at an extremely small center later named the nucleus. अलग लाइन में जाओ बेटा. Very few of the incident alpha were observed to deviate over angles more than 90. Which shows that the center is positively charged. The center is positively charged. बेटा मैंने इसकी डायग्राम तुम लोगों को भेजनी है और इसके अलावा इसका डिटेल नोट भी भेज दूंगा. वैसे काफ़ी हद तक लिख भी लिया तुम लोगों ने, तो इसको ज़रा स्पेस छोड़ो डायग्राम वगैरह के लिए, जो मैं दिखा भी रहा था अभी डायग्राम्स. ठीक है. और नया हेडिंग लो अपने पास. नया हेडिंग है ये. ओके, this is the new heading. चलो बेटे, listen. बच्चों बस बेटा जल्दी जल्दी से, ताकि रीजनिंग पे भी जाएं और डिटेल में भी जाएं. इसकी यहाँ पे बहुत मैथ भी है, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो हमें अच्छी सी इसकी डिटेल आनी चाहिए. बेटा मैंने वर्ड लिखा है रेडियो एक्टिविटी हेडिंग में. ये बताओ न्यूक्लियस में कौन कौन पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स हैं, डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? हाँ जी, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल करना चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो आपने कहा यहां आपके पास प्रोटॉन्स और यहां पे आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे ही बेटा. अब मेरा आपसे सवाल है, प्रोटॉन को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और न्यूट्रॉन को कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो तो न्यूट्रल है ना. सो आपको नहीं लगता कि ये एक दूसरे से इस तरह चिपके हुए क्लस्टर्ड नहीं रहने चाहिए थे, एक दूसरे को धक्का मार के अवे हो जाने चाहिए थे? व्हाट डू यू थिंक? यस. प्रोटॉन को एक साथ कैसे रख सकते हैं आप? प्रोटॉन को तो एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं रख सकते, दे मस्ट रिपेल. सो हाउ दे आर बॉन्डेड टुगेदर सो स्ट्रांगली कि इनको अलग करना मुश्किल है.
दूसरी बात, न्यूट्रॉन, व्हाट इज होल्डिंग देम, वो तो न्यूट्रल है। तो पहले तो ये देख लो बेटा, मैंने सिंबल साथ साथ बनाता जा रहा हूं ना, आप भी ले लिया करो। जैसे प्रोटॉन को शो करते हैं ना, तो प्रोटॉन चार्ज में +1 होता है और मास नंबर में या न्यूक्लियन नंबर में 1 कंट्रीब्यूट करता है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन उसका नेट चार्ज 0 होता है, तो चार्ज नंबर 0 है, जबकि उसका न्यूक्लियन नंबर 1 है। चलो वापस आते हैं अपनी बात पे। तो बेटा क्वेश्चन वही है मेरा कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स रिपेल करने चाहिए, न्यूट्रॉन्स कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो उनको होल्ड कौन किए बैठा हुआ है? और ऐसा वैसा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, जिसका मतलब कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। और वो सोचो ना इस बात को, व्हेन दे आर हेल्ड विद ईच अदर, कोई डब्बे में बंद थोड़ी है, एक दूसरे को होल्ड किए हैं। सो व्हाट इज होल्डिंग देम टुगेदर? देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच मस्ट बी अट्रैक्टिव इन नेचर एंड मच स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन से ज्यादा होने चाहिए। तो एक और फोर्स है, वो फोर्स भी फंडामेंटल है, उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इस फोर्स के दो अहम फीचर्स हैं। नंबर 1, ये अट्रैक्टिव है, बल्कि तीसरा भी है बेटा, मुझे तीसरा भी लिखना चाहिए। इसका तीसरा फीचर ये है कि इसका नाम स्ट्रॉन्ग सिर्फ नहीं है, इसका एडजेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग है। इट इज सुपर स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स है। तो मैंने कहा इसके 3 फीचर्स हो गए। नंबर 1, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है। नंबर 2, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की है। तीसरा, ये फोर्स शॉर्ट रेंज है, जो बहुत ही अनयूजुअल सी बात है। यानी कि ये फोर्स जो दो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, बहुत करीब करीब होंगे, उनमें तो एक्ट करती हुई नजर आएगी। उनकी सेपरेशन जरा सी बढ़ा दोगे तो फोर्स गायब, सीधे टू एक्ट, गायब हो जाती है। इसका मीनिंग 3 मेन फीचर्स तो आ गए, इसका चौथा फीचर भी याद आ गया, वो भी लिखते हैं। ये फोर्स सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, मीनिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स। मीनिंग ये कि क्या ये फोर्स न्यूट्रॉन पे लगाते हैं, यानी एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है? यस, अट्रैक्ट करता है एज अ न्यूक्लियॉन। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप उनमें ज्यादा हो जाए तो ये फोर्स, मैंने कहा, सीजेस टू एक्ट, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। So as long as that those neutrons are within that छोटा सा nucleus, they are all holding each other with that force. तो ये फोर्स न्यूट्रॉन को होल्ड करती है। अगली बात, क्या ये फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को भी होल्ड करती है? यस, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। और क्या तीसरी बात, ये फोर्स प्रोटॉन में भी होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे दो फोर्सेस लगाते होंगे। एज चार्ज पार्टिकल्स दे मस्ट बी रिपेलिंग ईच अदर, और as nucleon they are simultaneously attracting each other. Get it? Easy? इसका मतलब किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स का एक जगह होना कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट मस्ट हैपन, उन्हें एक साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि इनके दरमियान में जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो वाकई में स्ट्रॉन्गर देन एनी रिपल्सिव फोर्स है, एंड दैट होल्ड्स देम टुगेदर। बच्चों को मेरी पहली बात समझ आ गई? इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के 1H1 से स्टार्ट करें तो 1H1 में तो इस बात का करना बेकार है, क्योंकि वहां तो एक ही पार्टिकल अकेला है आइसोलेशन में। लेकिन अगर मैं 1H2 से बात स्टार्ट करूं ड्यूट्रियम से, तो यहां से ड्यूट्रियम से लो टेबल के आखिर तक चले जाओ यूरेनियम तक, सब में जो पार्टिकल्स हैं उनमें ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। हाँ बच्चों, यस और नो? राइट। तो आपके ख्याल में ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स पार्टिकल्स को एक जगह रखने में हेल्प करती है? These particles are held with each other, bonded together so strongly कि इनको अलग करना मुश्किल है। इसका मतलब ये फोर्स इन्हें हेल्प कर रही है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं इस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है। एक न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, स्टेबल है, इट्स नॉट ब्रेकिंग, इट्स नॉट डिवाइडिंग इन पार्ट्स। तो इसका मतलब दिस फोर्स प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी, ये फोर्स स्टेबल कर देती है। राइट? गौर से सुनते रहना, बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो और इससे भी ज्यादा हो जाए, यानी बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो आपको लगता है यही अट्रैक्टिव फोर्स इनको आपस में एक दूसरे में फ्यूज करने लग जाएगी, यानी इतनी अट्रैक्शन हो जाएगी कि आपस में टूटने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे। ऐसा है? अगर ऐसा हो तो आपके ख्याल में कौन ऐसा कर सकता है? न्यूट्रॉन्स का ज्यादा होना या प्रोटॉन्स का ज्यादा होना? मैं पहले बता दूं, प्रोटॉन के ज्यादा होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि प्रोटॉन चार्ज भी है। तो कौन से पार्टिकल्स की ज्यादा होने से ये फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी?
तो अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस हो जिसके अंदर न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा हो, जैसे बेटा नोट करो ना, देखो नोट करो इस बात को, मुझे तो थोड़े बहुत नंबर आते हैं, आपको तो ज्यादा आते हैं, आप केमिस्ट्री के करंटली स्टूडेंट हैं। जैसे हीलियम है, आपको पता है हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। आगे बढ़े, जैसे कि आपके पास कार्बन है, इसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। आपके पास नाइट्रोजन है 7 and 14, ऑक्सीजन है 8 and, इसका मतलब बड़ा बैलेंस है, ये नेचर ने बड़ा बैलेंस रखा है। प्रोटॉन नंबर तकरीबन न्यूट्रॉन नंबर के बराबर है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं समझना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर है। अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा ग्रेटर हैं, तभी तो एक जगह है वो। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव के बराबर हो जाएं, आपको नहीं लगता सब आजाद हो जाएंगे? तो ये एक साथ हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। लेकिन बेटा कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें बड़ा डिस्टर्ब नंबर है, जैसे कि यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स और तकरीबन 143 न्यूट्रॉन्स, बड़ा फर्क आ गया। कुछ ऐसे और हैं जैसे कि थोरियम 90 और 231, तो कितना बनेगा 141 शायद। तो बहरहाल बहुत बड़ा नंबर का फर्क है, 141 न्यूट्रॉन्स और 90 प्रोटॉन्स। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नेचर ने न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा रखा है, तो हम कह सकते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जबरदस्त होंगी। इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी कि वो उनको स्टेबल करने के बजाय उनको आपस में तोड़ रही होंगी, एक दूसरे के अंदर घुस के वो ब्रेक हो रहे होंगे, फ्यूज होके टूट रहे होंगे। सच अ डिस्टर्ब न्यूक्लियस, जिसमें वही अट्रैक्टिव फोर्स जो कि उनको जोड़ रही थी वही अब उनको तोड़ रही है, ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। सो व्हाट आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई? हम ओ लेवल्स के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो बोले हर न्यूक्लियस जिसका प्रोटॉन नंबर 82 से ज्यादा हो वो रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही लेड से ऊपर सब रेडियो एक्टिव है। तो बेटा उसमें क्या खास बात है? उन सब में न्यूट्रॉन का नंबर कंपेयर टू प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। बच्चों को बात समझ आ गई? हमने पहली तफसील बताई आपको, जल्दी जल्दी से लिख लें रेडियो एक्टिविटी। पहला पैराग्राफ है बेटा कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो कोई नई हेडिंग तो नहीं चाहिए वैसे, बस पहला पैराग्राफ लिखिएगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई are unstable due to radioactive nuclei are unstable due to imbalance of attractive and repulsive forces. मैंने कहा they are unstable due to an imbalance between attractive and repulsive forces caused by much greater number of neutrons than protons. हारून ये शायद इसका रिसीवर डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा देख लो। मच ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई एक डाल दो, यूरेनियम डाल दो या थोरियम डाल दो, या और भी नंबर्स हैं रेडॉन वगैरह, तो कोई एक एग्जाम्पल। डन हुआ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट चलें, सही है। तो बेटा ऐसे न्यूक्लियस हमारे लिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस है। जितनी स्टोरी मैंने सुनाई उसके लिहाज से कोई आम न्यूक्लियस जो कि रेडियो एक्टिव नेचुरली नहीं है वो बन सकता है रेडियो एक्टिव अगर उसमें न्यूट्रॉन डाल दिए जाएं। जैसे कार्बन 14 बन जाता है। कार्बन 12 रेडियो एक्टिव है, स्टेबल है, स्टेबल है।
ऑलराइट, हारून साहब इस एसी में चिड़ियों ने घर बना लिया है, जरा देख लीजिएगा। तो कार्बन 14, बेटा कार्बन 12, 6 एंड 12 होता है, राइट। तो यहां से अगर इसका न्यूक्लियस दो न्यूट्रॉन कहीं से पिक कर ले, अब देखेंगे कैसे। तो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन 14, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है ना। इसी तरीके से आपके पास आयोडीन कितना यूज होता है मेडिसिन में, फूड में, लेकिन आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव है। इसी तरीके से आइसोटोप है रेडियो एक्टिव। इसी तरीके से मैंगनीज है, मैंगनीज भी 56 हो तो रेडियो एक्टिव है। मेनी एग्जांपल्स के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल स्टेबल न्यूक्लियस भी रेडियो एक्टिव हो जाता है अगर उसमें ये मसला हो जाए। तो इसको लिख लेते हैं इसी पैराग्राफ में। A stable nucleus becomes radioactive. A stable nucleus becomes radioactive if it absorbs surplus neutrons, extra neutrons. तो बेटा इनमें से कोई एक, ये मुझे थोड़ी बहुत और याद आ गई। तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट कितना यूज होता है स्टील में, लेकिन कोबाल्ट का जो 60 वो रेडियो एक्टिव है। अब शाबाश, इनमें से बेटा एक दो लिख लो कोई। और इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख लेना रेडियो आइसोटोप्स। एक या दो, कोई एक या दो, बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयोडीन, कार्बन। ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां से अगली बात, बेटा हमने बात कर ली कोई न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव क्यों हो जाता है, नेचुरली या आर्टिफिशियली वो रेडियोएक्टिव हो क्यों जाता है, ये बात हो गई हमारी। फिर वो करता क्या है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, तो दे ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी, दे ट्राई टू बिकम स्टेबल बाय इमिटिंग रेडिएशंस एंड पार्टिकल्स। किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में से डिस्टर्बेंस है, वो परटर्ब्ड न्यूक्लियस है, डिस्टर्ब्ड न्यूक्लियस है। व्हाट इट डज, इट थ्रोज आउट थिंग्स, अपने अंदर से चीजें निकाल निकाल के बाहर फेंकता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। 3 तरह की इमिशंस करते हैं रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। उनमें से एक इमिशन का नाम है अल्फा पार्टिकल, दैट वी जस्ट यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स। एक है बीटा पार्टिकल्स, और तीसरे हैं गैमा रेडिएशंस। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्फा और बीटा सेम न्यूक्लियस में से इमिट नहीं होते, या तो अल्फा के साथ गैमा आ रहा होता है या बीटा के साथ गैमा आ रहा होता है। सो अल्फा और बीटा एंड गैमा रेडिएशंस, गैमा रेडिएशन का सिंबल ऐसा है आर जैसा, गैमा रेज। तो अल्फा बीटा गैमा इमिट करते, न्यूक्लियस करते क्या है, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं कि अब बेटा ये अलग पैराग्राफ है, ये हम लिख रहे हैं इमिशंस के बारे में, तो थोड़ा सा लिखना, या डीके के बारे में। बच्चों मैं वर्ड यूज करूंगा, यहां देख लेना पहले बोर्ड पे, मैं वर्ड यूज करूंगा डीके, या मैं वर्ड यूज करूंगा इसके साथ साथ डिसइंटीग्रेशन। पहले वर्ड समझ लो ताकि आगे लिखने में, कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी ना हो। बच्चों अगर कोई मास में कोई ऑब्जेक्ट हो, वो अपने मास में से निकाल के छोटे छोटे से पीसेस को बाहर फेंक रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे, डिसइंटीग्रेट करना बोल सकते हैं हम। भाई वो अपने मास को कम करता जा रहा है, अपनी में से चीजें निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट। उसको हम डीके भी कह सकते हैं। तो ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपने अंदर से अल्फा फेंकते हैं ना बाहर, तो हम कहते हैं डीके हो रहा है।
अपना मास बाहर फेंक रहा है, या बीटा पार्टिकल लाइक दैट, या गामा रेडिएशन इवेंट। तो इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव डीके। चलो शाबाश लिख लो, ऐसा लिखो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई emit radiations and particles. Radioactive nuclei emit radiations and particles to gain stability. अगली बात, by emitting one alpha or one beta, by emitting one alpha or one beta, the degree of stability increases. By emitting one alpha or one beta, degree of stability increases. Degree of stability increases. बच्चों ये कहना गलत हो जाएगा कि स्टेबल हो जाता है हमेशा। हो सकता है कि जब कोई अल्फा या बीटा इमिट हो तो वो स्टेबल ना हो, लेकिन पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इट विल बी लेस अनस्टेबल। तो इसको जनरलाइज करो। हाँ बच्चों, मैंने क्या कहा इस वक्त, एक अल्फा एक बीटा इमिट करके स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमेशा स्टेबल होना जरूरी नहीं है, राइट। तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ती है, हम कह सकते हैं कि पहले से कम अनस्टेबल है, पहले ज्यादा अनस्टेबल था, अब कम अनस्टेबल है, या अब स्टेबल हो गया है। अब देखेंगे एग्जांपल्स, अभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई है ना बेटा। यहां से हम एक एक करके छोटी छोटी हेडिंग लेंगे, अल्फा डी के, बीटा डी के, ठीक है। तो पहली हेडिंग है हमारी अल्फा डी के, अंडर रेडियो एक्टिविटी सब हेडिंग समझ लो अल्फा डी के। सुनना, एक एक चीज को गौर से समझना, थियरी है, अभी मैथ नहीं है इसमें, अभी मैथमेटिक्स इसमें नहीं आई है, आज का तो पूरा दिन थियरी थियरी है बेटा। अल्फा डी के क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल है क्या। कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जैसे ये, इसके अंदर जाहिर है प्रोटॉन्स होंगे और इसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर इस न्यूक्लियस में से दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं, और वो कंबाइन होने के बाद आपको, मैंने कहा 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, सो हम ऐसे पार्टिकल को, इस कंपोजिट पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। ये तो हो गई पहली बात। आप अगर साथ साथ ऐड करते ही जाएं तो अच्छा है। अल्फा पार्टिकल ये है। इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल को लिखूं तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा तकरीबन 4 प्रोटॉन्स या 4 न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर। क्या कहते हैं बेटा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट वाला साइन बनाना है इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो ये तो हो गया अल्फा। दूसरी बात, आपके ख्याल में अल्फा का चार्ज कितना होगा? व्हाट इज चार्ज ऑफ अल्फा? क्या मैं कह सकता हूं अल्फा का चार्ज पॉजिटिव होगा और ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन चार्ज होगा, यानी कि 2 टाइम्स चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, राइट। इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ अल्फा को और डिटेल करूं, वैसे तो बेटा एग्जाम क्वेश्चन में आपको सब चीजें देंगे, लेकिन अगर हम लिखें कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्या, तो कहना है इट विल बी 4 टाइम्स प्रोटॉन का मास, जिसकी वैल्यू मैंने शुरू में बताई थी, आपको दी जाएगी जब भी जरूरत पड़ेगी तो।
और फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा +2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज, वो क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। जब कभी अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से बाहर आता है तो उस न्यूक्लियस की हालत फिर क्या होती है, मतलब व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस, हाउ डज इट ट्रांसफॉर्म, हाउ इट बिकम्स मोर स्टेबल। जैसे कि इस एग्जांपल में मेरे पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है। यूरेनियम का न्यूक्लियस 92 नंबर है प्रोटॉन का, और उसके आइसोटोपिक फॉर्म्स बहुत सारे हैं, एक 235 है, 238 है, 236 भी है। मैंने 235 पिक किया है। अगर 235 है तो हम कह सकते हैं अगर अल्फा पार्टिकल बाहर आया है तो एक चीज जरूर हुई होगी कि जो भी कुछ रिजल्टेंट बचेगा उसका प्रोटॉन नंबर 2 से कम हो जाएगा। इसका मतलब इट विल रिड्यूस टू 90, और अगर ये 90 है तो 90 के ऊपर बनता है थोरियम, और इसका न्यूक्लियॉन नंबर कितना कम हो जाएगा 4 से, यानी कि 2। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए जनरलाइज इक्वेशन बनाऊं कि कोई न्यूक्लियस एक्स है और उसके प्रोटॉन न्यूक्लियॉन नंबर ए बी हैं, कोई मसला है किसी को? इसी तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस ट्रांजिशन के बाद अल्फा जब बाहर आएगा तो यहां से जो चीज बचेगी वाई, जो भी न्यूक्लियस होगा नया, उसका प्रोटॉन नंबर होगा A-2, न्यूक्लियॉन नंबर होगा B-4। अल्फा पार्टिकल जो हैं वो इतने भारी पार्टिकल्स हैं, इतने ज्यादा भारी पार्टिकल्स हैं कि वो किसी गैस के एटम को बड़े मजे से आयनाइज करा सकते हैं। कैसे? जैसे किसी गैस के एटम में होता क्या है, किसी भी गैस के एटम में या किसी भी एटम में इन जनरल, आपको पता ही है एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पढ़ते हो ना, क्या मतलब होता है आयनाइजेशन का? किसी एटम के आउटर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देना। क्या चीज? ये मैं बाद में बात कर लूंगा कि क्या होता है, ये बात पूरी हो जाए। आपने कहा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? इलेक्ट्रोलाइट्स में करते तो हैं। फॉर्मेशन, अच्छा बेटा डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन अभी टॉपिक पे आ जाएं, थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं। एक गैस का एटम है, इस गैस के एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल चलता हुआ चला आ रहा था इसके पास। अगर ये अल्फा पार्टिकल जो कि इस गैस के एटम के मुकाबले में बहुत भारी है, कितना भारी है न्यूमेरिकली देखते हैं। मैंने कहा था एक प्रोटॉन का जो मास है वो तकरीबन 1840 टाइम्स, एग्जैक्टली देखें तो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास। तो हम कह सकते हैं अल्फा तो प्रोटॉन का भी 4 गुना है, 4 टाइम्स। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो तकरीबन 4 टाइम्स 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो कर दो जल्दी। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल तकरीबन 8000 टाइम्स हैवियर है अप्रोक्सीमेटली, किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो सोचें अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो उसने तो इलेक्ट्रॉन को उठा के इतना दूर फेंकना है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल बड़े मजे से, आसानी से किसी एटम को आयनाइज कर सकता है, गैस एटम को। यस। और अल्फा पार्टिकल की अपनी एनर्जी क्या होगी भाई? उसने उठा के बाहर फेंका होगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो उसको कुछ एनर्जी दी होगी, यानी अल्फा की कुछ एनर्जी कम हो गई होगी, कुछ कम नहीं हुई होगी, बहुत ही मामूली सी कम हुई होगी। वजह देख लें क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन एबिलिटी अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है, बहुत ज्यादा है। सो हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैं क्या? वी टॉक्ड अबाउट अल्फा पार्टिकल का इसका अंदर क्या चीज है, उसका मास क्या, उसका चार्ज क्या, और इस वक्त बात की कि उसकी आयनाइजेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मोस्ट आयनाइजिंग एमिशंस है। अगर अल्फा पार्टिकल किसी गैस में से पास होते हुए चले जाएं तो वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एटम्स को गैस के आयनाइज कर देते हैं, एक अकेला अल्फा। इतनी एनर्जी होती है अल्फा में एज कंपेयर टू एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, बहुत एनर्जी है, तो वो बहुत ज्यादा आयनाइज कर सकता है। आगे बढ़ जाओ बेटा।
लेकिन एक मसला है, अगर वो अपनी साइज की वजह से इतने ज्यादा एटम्स को एक साथ आयनाइज करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा तो हम कह सकते हैं थोड़ी देर में रुक जाना पड़ेगा उसको। भाई ये जरूर ऐसा है कि एक एटम को आयनाइज करके उसकी एनर्जी में मामूली सी डिक्रीज आती है, लेकिन जब बहुत एटम को आयनाइज कर देगा तो अपनी सारी एनर्जी खो देगा। तो एयर में, एयर एक गैस है ना, एयर में अल्फा पार्टिकल का जो जो रेंज है, जो चलने का ज्यादा में ज्यादा रास्ता है, कितना चल सकता है एयर में, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट। दोबारा सुन लो बेटा मैंने क्या कहा है। अल्फा पार्टिकल इतने बड़े रेट के ऊपर आयनाइज करता है, इतना हेवीली आयनाइज करता है कि बहुत सारे गैस एटम्स को सीमलेसली आयनाइज करके आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अपनी एनर्जी थोड़ी 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 कम करता रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, रुक जाता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म है, अल्फा पार्टिकल खत्म नहीं हो जाता, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इट स्टॉप्स। तो इस बात को हम कहते हैं रेंज। तो अल्फा पार्टिकल की एयर के अंदर रेंज के कितना ट्रेवल कर सकता है, 6-7 सेंटीमीटर, कभी 8 सेंटीमीटर। ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेट है। अगर नॉर्मल प्रेशर पे एयर हो तो इससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर नहीं पाता। तो रेंज का मतलब होता है पेनिट्रेशन डेप्थ। लिखते जाना बेटे कहीं ना कहीं, रेंज क्या है, पेनिट्रेशन डेप्थ, बहुत मामूली, 6-7 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी है, यस, 6 to 7 centimeter in air at normal pressure, at normal pressure। ठीक है बेटा। बस बेटा ये तो रफ से नोट्स हैं, इन्हें अपने पास लेते जाना, लेकिन मैं प्रॉपर करके तो भेजूंगा आपको। बस याद रखिएगा, क्योंकि बेटा पूरा सेक्शन ज़्यादातर थियरी है, मैथमेटिक्स तो आगे चल के आएगी। अगर ज़्यादातर थियरी तो ज़रूरत है हमें कि फिर हम जो है ना नोट्स को ज़रा इंपॉर्टेंस दें, घर जाके ज़रूर चीज़ों के नोट्स से देना। यार आगे बढ़ो जल्दी से। अल्फा पार्टिकल की एक दो छोटी छोटी बातें और। अल्फा पार्टिकल को रोक कौन सकता है, एक पेपर भी रोक सकता है, एक शीट ऑफ पेपर भी रोक लेती है अल्फा पार्टिकल को, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव एंड डबल पॉजिटिव चार्ज है, 4 टाइम्स प्रोटॉन का मास है, बहुत आयनाइजिंग है, बहुत ज्यादा आयनाइज कर सकता है गैस को, गैस एटम्स को। इसके अलावा पेनिट्रेट बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, डेप्थ कम है। रोक कौन सकता है, एक पेपर भी हो तो रोक सकता है। इसका मतलब अगर मेरे आपके हाथ में लाके अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स रख दी जाए तो हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब वो पेपर को पास नहीं कर सकता तो हमारी स्किन को भी पास नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल की जो नुकसान है वो तो सिर्फ एक ही सिनेरियो में है कि वो आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह से पहुंच जाए, वरना अगर आउटसाइड आपकी बॉडी है तो अल्फा पार्टिकल की कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर अल्फा पार्टिकल के साथ साथ गैमा भी आ रही है तो फिर नुकसान पहुंचेगा हमें। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी देखना है बेटा, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। अगली बात है बीटा डी के। पहले हमने क्या हेडिंग दी थी, अल्फा डी के, अब है बीटा डी के। जिन पेजेस पे मैं रफली काम कर रहा हूं ये भी भेज दूंगा आपको, और एक अच्छा फेयर नोट भी बना के भेज दूंगा, ठीक है। सुनना बच्चों, लिसन। किसी न्यूक्लियस में कभी कभी रेडियो एक्टिव डिस्टर्बेंस की वजह से, रेडियो एक्टिव इंस्टेबिलिटी की वजह से एक न्यूट्रॉन सेक्रीफाइस करता है, एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, कुर्बानी देता है। अगर एक न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस में टूट जाए तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन टूटेगा तो उसमें से निकलता है एक प्रोटॉन और उसमें से निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बेसिकली, आप ए लेवल्स में भी जाके पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना, लेकिन वो न्यूट्रल इसलिए नहीं कि उसमें चार्ज है नहीं, वो न्यूट्रल इसलिए कि उसके अंदर चार्ज बैलेंस आउट हुआ है, इट हैज चार्ज। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो उसमें से दो ऑपोजिट चार्जेस निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन के अंदर अगर इफ इट ब्रेक्स तो इसमें से एक प्रोटॉन बाहर आता है पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रॉपर प्रोटॉन, और एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और इसमें से कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। मैं पूरा ही लिख दूं एनर्जी। अच्छा, सो व्हाट हैपेंस,
अगर किसी न्यूक्लियस में, फर्ज कर लो कि एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इस तरह से था कि उसमें डिस्टर्बेंस थी, रेडियो एक्टिव डिस्टर्बेंस थी उस न्यूक्लियस में, और उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा सिनेरियो था कि उसके अंदर कोई 10 न्यूट्रॉन्स और कोई 10 प्रोटॉन्स थे। तो बेटा बताना जरा, इसका प्रोटॉन नंबर क्या है न्यूक्लियस का? प्रोटॉन नंबर 10। न्यूक्लियन नंबर क्या है? 20। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, इस न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस थी, एग्जाम्पल ले रहा हूं बट ऐसा कोई एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं है, डिस्टर्बेंस थी तो उसके एक न्यूट्रॉन ने कुर्बानी दे दी, उसका एक न्यूट्रॉन टूटा तो इसका मतलब न्यूट्रॉन रह गए कितने? आपके सामने चेंजेस करूंगा सारी, कितने रह गए? 9। तो जो टूटा उसने क्या दिया? उसने दिया एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है, दैट प्रोटॉन स्टेज इनसाइड, जगह यहां कम है, इसको जरा इधर ड्रैग करते हैं। जो न्यूट्रॉन है वो तो एक कम हो गया, सही है, लेकिन न्यूट्रॉन के कम होने से प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब अब जो प्रोटॉन्स हैं वो 10 नहीं रहे, बल्कि प्रोटॉन का नंबर हो गया 11, और ये प्रोटॉन जो इधर है ये प्रोटॉन ऐड हो गया इसके अंदर। और व्हाट हैपेंड टू इलेक्ट्रॉन? दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट एज बीटा एमिशन। इसका मतलब बीटा पार्टिकल जो कि असल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस में से आ ही कैसे रहा है? भाई आप बताएं ना, इलेक्ट्रॉन होता कहां है, कहां एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियस के अंदर, बाहर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर से कहां से आ रहा है? ऐसे आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का बाहर आना क्या एविडेंस दे रहा है? कि असल में एक न्यूट्रॉन टूटा होगा, उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट एज बीटा, और जो उसका बचा हुआ प्रोटॉन होगा वो अंदर ही रह जाएगा और बाकियों के साथ मिल जाएगा। तो अब गौर से देखो क्या होगा आपके सामने, व्हाट हैपेंड टू प्रोटॉन नंबर increases by 1, what happens to nucleon number? Stays the same, unchanged. इसका मतलब अगर मैं इस बीटा डीके की इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास रिएक्शन से पहले, गौर करना बेटा, एक न्यूक्लियस है X, इस न्यूक्लियस के नंबर्स हैं A एंड B। जब ये हो गया बीटा डीके, यानी बीटा पार्टिकल केम आउट, इलेक्ट्रॉन केम आउट, इसका मतलब अब न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर हो चुका होगा A+1, प्रोटॉन नंबर बढ़ गया। बच्चे बताएं किसी भी न्यूक्लियस का नाम क्या चीज देती है? मतलब व्हाट डिटरमिन्स कि ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम? प्रोटॉन नंबर बदल चुका है, इसका मतलब चीज भी बदल चुकी है। इट विल बी अ डिफरेंट एटम नाउ, और इसका न्यूक्लियन नंबर स्टिल सेम होगा। इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि कार्बन 14 है। कार्बन 14 एक बीटा इमिटर है बच्चों। अगर ये बीटा इमिट करेगा तो बताओ प्रोटॉन नंबर का क्या होगा? 7। ना, मैं कह रहा हूं व्हाट हैपेंस टू प्रोटॉन नंबर? इंक्रीजेस बाय 1। तो 6 से क्या हो जाएगा? 7 पे याद करो क्या चीज होती है? नाइट्रोजन। इसका मतलब कार्बन 14 जो कि अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, वो स्टेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स। जैसे बेटा अल्फा डीके में क्या चीज चेंज हो रही थी? यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो रहा था। इसी तरह की एग्जांपल है यहां पे, कि यहां पे कार्बन 14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन अनस्टेबल था और नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस स्टेबल है, तो बीटा पार्टिकल ने स्टेबिलिटी दी। एक और एग्जांपल देख लो, मैंगनीज, इसके नंबर्स हैं 25 एंड 56। ये रेडियो आइसोटोप है, ये बीटा एमिटर है। जब ये बीटा एमिट करता है तो आप बताएं इसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? गुड, 26 का होता है। तमीजों, यस। इसका मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चों को ये जो फेमस वाले एलिमेंट्स हैं ये तो याद ही होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, टेबल मिलता है, ओके ठीक है। बच्चों को बात समझ आ गई? तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन sacrifices, breaks up into smaller pieces. One becomes the proton and one electron. Electron comes out as beta, while proton stays inside to balance the nucleon number. Nucleon number change नहीं होता। एग्जाम्पल्स हैं। अब बीटा पार्टिकल के फीचर्स क्या हैं मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। क्या हम कह सकते हैं
बीटा पार्टिकल तो कोई नया पार्टिकल ही नहीं है। बीटा पार्टिकल एक बेसिक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव साइन के साथ, उसका मास इलेक्ट्रॉन का मास है, सब गिवन होगा वैसे आपको, उसमें कुछ फर्क है ही नहीं, वो तो एक प्योर इलेक्ट्रॉन है, राइट। दूसरी बात, बीटा पार्टिकल सोचो बेटा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने अल्फा पार्टिकल से आयनाइजेशन कराने का प्रोसेस बताया था और कहा था अल्फा पार्टिकल जब किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा तो उसको उठा के दूर फेंकेगा, उसकी एनर्जी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही सोचो बीटा पार्टिकल के लिए, बीटा पार्टिकल को जिम्मेदारी दी गई है कि उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आयनाइजेशन करनी है। आप बताएं, बीटा पार्टिकल तो खुद इलेक्ट्रॉन है, जिसको टक्कर मार के बाहर निकालनी है वो उसके बराबर का इक्वल पार्टिकल है। सो आपको नहीं लगता जब टक्कर मार के निकालेगा तो अपनी एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा जाया कर चुका होगा? तो अगर एक बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का रिस्पॉन्सिबल हो तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें इतनी एनर्जी है बाकी के जाके वो औरों को भी निकालेगा। वो थोड़े बहुत, एक को निकाला एनर्जी का मेजर अमाउंट जाया कर दिया, एक और को निकाला और जाया कर दिया। इसका मतलब बीटा की आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फा की आयनाइजेशन एबिलिटी से बहुत कम, कम नहीं बहुत कम। तो अल्फा बीटा को अगर कंपेयर करें तो अल्फा मोस्ट आयनाइजिंग, बीटा लेस आयनाइजिंग देन अल्फा। अगली बात करते हैं, अगर वो आयनाइज नहीं करेगा, साइज भी छोटा है, एनर्जी जाया करने के चांसेस भी कम है, तो हम कह सकते हैं दूर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। चांस जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एंड नॉकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन, अब बेटा देखना जरा, एक बहुत सारे गाड़ियों के रश में एक जो बड़ी गाड़ी होगी उसका निकलना मुश्किल होगा, और निकलना चाहेगा तो टक्करें मार के निकलेगा। लेकिन अगर कोई बाइक वाला होगा तो वो तो मैन्यूवर कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं बीटा पार्टिकल इतना छोटा सा पार्टिकल है कि वो बिटवीन एटम्स बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसकी आयनाइजेशन एबिलिटी बहुत कम, जबकि उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी ज्यादा है। तो जैसे अल्फा की रेंज एयर में कितनी बोली थी मैंने, 6 to 7 सेंटीमीटर, किसी किसी लिस्ट में 8 सेंटीमीटर भी होगा, बल्कि किसी किसी एग्जाम क्वेश्चन में 9 भी होगा, लेकिन बस यही रेंज है। 6 to 8 इज फेयर, आप कह सकते हैं रेंज, तो इतना अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। लेकिन बीटा का क्या है, तकरीबन 1 मीटर, कितना ज्यादा है, कोई 10 टाइम्स ज्यादा बनता है, 10 टाइम्स से भी ज्यादा अल्फा के मुकाबले में। तो ये 1 मीटर तक अप्रोक्स है, ये भी इससे भी ज्यादा हो सकता है, 1 मीटर तक की एयर में इसकी रेंज है। तो हम कह सकते हैं जनरली, एयर नहीं जनरली हम कह सकते हैं बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल डीपर इन मैटर, डीपर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं अल्फा के मुकाबले में। बच्चों यहां तक की बात समझ आ गई है? अब यहां पे व्हाट कैन ब्लॉक बीटा, बीटा को ब्लॉक करने के लिए पेपर काफी नहीं है, उसके लिए हमें मेटल की शीट चाहिए, एल्यूमिनियम की या लेड की शीट चाहिए, आइडियली एल्यूमिनियम की शीट। 3 mm थिक एल्यूमिनियम शीट होगी तो इट कैन इजीली स्टॉप बीटा बाय 99%, ठीक है ना। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब गामा के लिए सिर्फ सुन लो, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा एमिट करता है, याद रखना अल्फा या बीटा, एट अ टाइम दोनों नहीं है। ऐसा जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई न्यूक्लियस था ए, ऐसा जरूर पॉसिबल है कि कोई न्यूक्लियस था ए और इस न्यूक्लियस ने एक अल्फा इमिट किया और ये कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियस बी में। न्यूक्लियस बी खुद रेडियो एक्टिव था और वो बीटा इमिट करके बन गया न्यूक्लियस सी। ये जरूर हो सकता है कि एक ही सैंपल में से अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं, हो सकता है, लेकिन वो एक ही न्यूक्लियस में से अल्फा और उसी में से बीटा नहीं आएंगे, अल्फा इमिट करके वो चेंज होगा और फिर वो बीटा इमिट कर रहा होगा या वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि हमारे पास अल्फा और बीटा वर्ड यूज करना चाहिए। तो अगर कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा इमिट करे तो उसके साथ साथ कुछ गैमा रेडिएशन आ रही होती हैं। व्हाट आर गैमा, सिर्फ जल्दी से सुन लो। गैमा रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आखिरी फैमिली है। उस फैमिली का क्या खास है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। गैमा रेडिएशन वो हैं जिनकी वेवलेंथ 10 to the power -12 मीटर से तो अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होती हैं, इससे छोटी होती हैं, फिर ये बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो गैमा रेडिएशंस जो हैं उनकी वेवलेंथ
बहुत छोटी हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो गैमा रे के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स, वो बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं, मच मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा। तो अब अगर हम अल्फा बीटा गैमा को कंपेयर करें तो सबसे पहले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, जबकि गैमा पार्टिकल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन है। समझते हो फोटोन? फोटोन एनर्जी पैकेट है विच कंटेन्स नो मास, इट कंटेन्स एनर्जी, लाइट की तरह, विजिबल लाइट की तरह। तो गैमा रे जब किसी न्यूक्लियस में से आती है तो फोटॉन्स आ रहे होते हैं, फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, क्या उसका कोई मास है? जैसे हम अल्फा का मास प्रोटॉन का 4 टाइम्स, बीटा का मास इलेक्ट्रॉन जितना, इसका तो कोई मास ही नहीं है, तो हम कहेंगे इसका जीरो मास है, जीरो रेस्ट मास है। अच्छा, दूसरी बात, गैमा रेडिएशन जो होती हैं उनके फोटॉन्स का कोई चार्ज होता है? नो चार्ज, ना चार्ज है ना मास है। अल्फा बीटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं, मैग्नेटिक फील्ड में जाएं, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, अल्फा एक तरफ तो बीटा दूसरी तरफ। गैमा स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि गैमा पे कोई चार्ज नहीं है। क्या गैमा पार्टिकल आयनाइज, सॉरी गैमा फोटॉन्स, गैमा रेज आयनाइज कर सकती हैं? हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी इंतहाई कम है, सबसे कम। तो मोस्ट आयनाइजिंग कौन हुआ? उससे कम और सबसे कम गैमा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग कौन होगा? गैमा। इज दैट ओके? व्हाट कैन ब्लॉक इट? लेड शीट्स। लेड कितना हैवी मेटल है, तो लेड की शीट्स होती हैं 5 mm थिक लेड शीट्स, जो गैमा को 99% बाय 99% स्टॉप कर देती हैं। इज दिस ओके बच्चों? तो मैं आज की क्लास का चार्ट बना के आपको भेजता हूं, देन इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नोट्स कॉपी कर लेना बच्चों याद से बिफोर योर नेक्स्ट क्लास।